नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त सबसे बड़ी खबर है ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई है। नेतन्याहू के दफ्तर पर और एयरफोर्स के कमांडर के ठिकाने पर दोनों जगह पर ईरान ने जबरदस्त मिसाइल अटैक किया है। जो ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल है खैबर सेकंड मिसाइल, खैबर सेकंड मिसाइल गिराई है ईरान ने नेतन्याहू के ऑफिस के ऊपर। हालांकि इजराइल की तरफ से बिल्कुल चुप्पी साधी गई है। इजराइल की तरफ से यह भी रिस्पांस नहीं आया है कि ये खबर गलत है या सही है। इजराइल की तरफ से यह भी रिस्पांस नहीं आया है कि पीएम नेतन्याहू की स्थिति क्या है, वो सुरक्षित हैं या नहीं है। आईआरजीसी ने दावा किया ये इंफॉर्मेशन कहीं और से नहीं आई है। ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं। आईआरजीसी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प, ये आईआरजीसी जो सबसे खतरनाक जो है टुकड़ी, खतरनाक यूनिट खामनेई ने बनाई थी, अब आईआरजीसी के ही हाथ में ईरान की कमान है। वहां के सेना प्रमुख की भी मौत हो चुकी है, मुसावी की। अब आईआरजीसी ने कमान और आईआरजीसी के कमांडर को भी मारा था। इस जो पहला अटैक किया था अमेरिका और इजराइल ने, आईआरजीसी ने ही कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बदला लेंगे। और आईआरजीसी ने अब नेतन्याहू के दफ्तर पर जो खैबर सेकंड मिसाइल गिराई है, इस मिसाइल से हालांकि आईआरजीसी ने साफ किया है कि कितना नुकसान हुआ है, नेतन्याहू की क्या स्थिति है, ये हम दावा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मिसाइल जो अटैक था वो बिल्कुल सटीक था, ये बिल्कुल कामयाब अटैक रहा है। और बाकी इंफॉर्मेशन कि क्या कितना नुकसान हुआ है, नेतन्याहू भीतर थे नहीं थे, और थे तो क्या कंडीशन है, ये इंफॉर्मेशन हम बाद में देंगे। आईआरजीसी की तरफ से ये कहा गया है। जरा लाइए हेमंत अत्री जी को जोड़िए, ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। स्वागत है हेमंत भाई आपका। जरा हेडलाइंस लाइए भैया, हेडलाइंस दिखाइए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू's ऑफिस रिपोर्टेडली अटैक्ड इन ईरान स्ट्राइक, आईआरजीसी क्लेम्स। आगे चलिए अगला। यूएस इजराइल ईरान ईरान वार लाइव अपडेट्स, नेतन्याहू फेट अनक्लियर। यही जो है ये लाइन आईआरजीसी ने भी लिखी है, उसी लाइन को इसलिए कोट अनकोट यहां पर लिखा गया है। नेतन्याहू's फेट अनक्लियर, सेज ईरान क्लेमिंग मिसाइल स्ट्राइक ऑन इजरायली पीएम्स ऑफिस। आगे चलिए, आगे चलिए, फुल ही दिखाइएगा, थोड़ा फॉन्ट देखने में आ जाता है, पढ़ने में आ जाता है। हाँ ये ठीक है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू's ऑफिस अटैक्ड, क्लेम्स ईरान आईआरजीसी। आगे चलिए अगला। नेतन्याहू के दफ्तर पर किया हमला ईरान का, इजराइल को लेकर बड़ा दावा। आगे चलिए, ये थोड़ा अंग्रेजी वाले हेडलाइंस तो थोड़ा बेहतर थे इसके मुकाबले। ईरान के हमले में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला, आईआरजीसी का दावा। आगे चलिए, इसमें देखिए, इसमें नीचे था भी कि खैबर सेकंड मिसाइल से हमला हुआ। इसके पीछे वाली हेडलाइन ले आइए एक बार, इसके पीछे वाली हेडलाइन लाइए। यहाँ पर ये देखिएगा, आईआरजीसी ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा है कि 10वीं लहर के दौरान खैबर सेकंड बैलिस्टिक मिसाइलों से क्रिमिनल इजरायली पीएम नेतन्याहू के ऑफिस और सरकार के एयरफोर्स कमांडर की जगह पर टारगेटेड और सरप्राइज हमले किए गए हैं। दोनों जगह हुए हैं, एयरफोर्स कमांडर की जगह जो थी वहां पर भी हुआ है, और पीएम नेतन्याहू के ऑफिस पर। और ये महत्वपूर्ण है, खैबर सेकंड बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। ये खैबर सेकंड बैलिस्टिक मिसाइलें, इनका इस्तेमाल पिछले बार भी बहुत कम ही किया था, जब पिछली बार 12 दिन तक इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हुआ था, तो भी इस मिसाइल का कम इस्तेमाल किया था। और हमने लगातार कवरेज में कहा था कि ईरान अभी इन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अगर करेगा और ज्यादा इनका इस्तेमाल बढ़ा देगा तो इजराइल के लिए बड़ी दिक्कत होगी। ये बहुत ताकतवर मिसाइलें हैं, बहुत घातक मिसाइलें हैं ईरान की। कुछ और आगे चलिए, आगे और भी ट्वीट्स और हेडलाइंस हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर कर दिया हमला, ईरान का बड़ा दावा, कितना हुआ नुकसान? हालांकि नुकसान कितना हुआ ये तो लिखा है, अभी तक नुकसान का कोई आकलन है नहीं। नुकसान का आकलन इसलिए भी नहीं है कि ईरान को ये ट्रैक करने में बहुत मुश्किल होगी और इजराइल चुप। आईआरजीसी द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन ट्रूथ प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल के प्रधानमंत्री और एयरफोर्स कमांडर के कार्यालयों पर अचानक और सटीक मिसाइल हमले किए गए। बयान में नेतन्याहू को क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर बताते हुए कहा गया है कि यह कार्रवाई इजराइल की सैन्य गतिविधियों के जवाब में की गई है। अब आगे चलिए, आगे ट्वीट्स पर। अब ये ट्वीट्स एक एक करके अब हेमंत भाई के हवाले हैं, एक एक करके सारी ट्वीट्स पढ़ के बताइए हेमंत भाई। अब आगे आपके हवाले। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, समय से पहले बहुत जल्दबाजी में सारा युद्ध बहुत तेजी से निर्णायक दिशा की तरफ बढ़ रहा है, और अब जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने सटीक अपनी इंटेलिजेंस के दम पर उड़ाया था खामनेई और पूरी लीडरशिप को अपने ईरान की, उसी रास्ते पे मुझे लगता है कि अब ईरान भी चल पड़ा है और आर पार के मूड में दिखाई देता है। आपको ध्यान होगा, परसों सुबह 8:15 खामनेई पे अटैक हुआ था, जिसके बाद वो नहीं रहे, उसकी घोषणा बाद में हुई, औपचारिक पुष्टि बाद में हुई। अब जो है, जब मैं और आप बात करें, इससे ठीक 50 मिनट पहले, 52 मिनट पहले ये ट्वीट आया कि इरानियन आर्मी अनाउंसेस न्यू मिसाइल अटैक्स ऑन यूएस बेसिस इन रीजन। ये दूसरा है बेसिकली, जो ये पुराना है कि यूएस बेसिस के ऊपर वो किया है रीजन के अंदर अटैक, ये पुराना है। ये है जो लेटेस्ट है ना, आईआरजीसी टारगेट्स नेतन्याहू's ऑफिस, Iran Revolutionary Guard claim a surprise missile strike has successfully targeted PM Netanyahu's office and the headquarters of the Israeli Air Force commander. Tehran reports that Netanyahu's fate remains unclear. अब वही बात जो आपने कही, उसी को कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि हो रही है। और इसमें जो हकीकत है वो है कि अभी तक 52-54 मिनट हो गए, युद्ध की स्थिति है, और किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी ने इसकी ना तो पुष्टि की है और ना खंडन किया है। इजराइल आमतौर पर जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो कोई ना कोई तो रिटेलिएशन आती है कि भाई नहीं है, खारिज कर दिया, फला कर दिया। वैसा कुछ भी नहीं। लेकिन ये आशीष भाई सबसे खतरनाक मिसाइल है जो मिसाइल इन पे मारी है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, देखिएगा। और आपका आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम सारे के सारे धरे रह गए। और खबरें तो अब ये भी हैं कि दुबई के अंदर जो अमेरिकी फोर्सेज के वो थे ठिकाने, वो भी उनको खाली छोड़ छोड़ के भागने लगे हैं। जिस तरह की परिस्थितियां बनी, वो खबरें भी आ रही है। यानी कि जो ईरान ने कहा था कि पूरी माइट के साथ शुरू, तुम आपने नोट किया था परसों जब खामनेई पे अटैक हुआ था, उसके बाद फर्स्ट रिएक्शन क्या आया था? पुष्टि तो बाद में हुई, 24 घंटे बाद ही। अटैक क्या आया था? शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। और ये मुझे लगता है इजराइल के लिए एक निर्णायक घड़ी होने जा रही है। इजराइल के लोग भी वास्तव में, जो इसकी राजनीति है नेतन्याहू की, जब से भाई सत्ता में आया, इसने लड़ाई के अलावा और कोई काम नहीं किया। वहां की अर्थव्यवस्था चौपट, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चौपट, 24 घंटे लड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं। उसने अपने युद्ध को ही अपनी पॉलिसी बना रखा है, गवर्नेंस की, शासन की नीति उसकी यही है। तो अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इजराइल की तरफ से कोई पुष्टि नहीं आई है कि इजराइल का पीएम का ऑफिस अटैक हुआ है, नहीं हुआ है, एयरफोर्स कमांडर का हुआ है, नहीं हुआ है। यूएस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं, कहीं से कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई खंडन भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात वो है, यही जाके तो है, संदेह पैदा कर रहा है ये जी। तो ये अपने आप में मुझे लगता है ये निर्णायक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है लगातार। और नेतन्याहू के खिलाफ जो है ना, इजराइल के अंदर विरोध कम नहीं है आशीष भाई, भयंकर विरोध है। हमास वाला जब था, सारा आतंकी हमला था, सारी बात थी। लेकिन जिस तरीके से उसने नरसंहार किया जाकर के गजा के अंदर, आपको याद होगा, आपने शो भी किए थे कि पूरा इजराइल सड़कों पे आ गया था नेतन्याहू के खिलाफ। और आज भी उसकी जो मेजोरिटी है वो केवल और केवल दक्षिण पंथी पार्टी जो है उसके सहयोग से है। यानी कि जितना अलोकप्रिय वो है बेंजामिन नेतन्याहू, और उसकी यही चिंता है, इसीलिए वो ईरान पे भी अटैक उसने जबरदस्ती करवाया, ट्रंप को धमकी देकर, क्या बहला फुसला करके, जो भी। और अमेरिका में जिस तरीके से भारी विरोध हो रहा है, अमेरिका का उधर जाने का आपने ऑब्जर्व किया। 3 सैनिकों के बॉडी बैग्स पहले ही पहुंच चुके हैं अमेरिका के अंदर, कल कतर के जो हुआ था। उसके बाद 11 और सीरियसली इंजर्ड है। ट्रंप ने भी आज कहा कि दुआ करता हूं कि और इस तरह के बॉडी बैग्स ना आए। यानी कि जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी थी आशीष भाई, वो बूमरैंग कर गई है। इन्होंने कहीं ना कहीं ईरान की जो पावर थी, ईरान की जो सामरिक शक्ति थी, उसको इन्होंने कमजोर करके आंक लिया। और ये भूल गए कि जब इस लड़ाई का बिल्डअप हो रहा था ना आशीष भाई, सारा का सारा ये जो रोज ड्रामे कर रहे थे अमेरिका और इजराइल, उस समय आपको ध्यान होगा चाइना के कितने कार्गो प्लेन ईरान के अंदर उतरे थे, तेहरान के अंदर, अलग अलग जगह।
तो उनमें कोई खाने पीने की रसद तो आई नहीं थी, उनमें भी कुछ न कुछ सामान आया ही होगा ना। वो सामान भी कहीं ना कहीं अमेरिका और इनकी बूझ से परे है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में काफी मदद कर रहा है, जो अभी तक जानकारी मिली है। चाइना ने जैसे इंडिया के साथ किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अपने सारे सिस्टम्स को वहां भी टेस्ट कर रहा है वो। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जैमिंग टेक्निक्स, वो सारी चीजें वो वहां भी यूज कर रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए, ईरान जैसा देश जो इतने बुरे तरीके से अलूफ कर रखा है दुनिया से, जिसके ऊपर इतनी भारी सैंक्शन है, दशकों से, सालों से नहीं, दशकों से, और उसके बाद भी वो इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय तक अटैक कर सकता है, तो फिर महज कल्पना कर लीजिए कि नेतन्याहू जो अपने नक्शे छाप रहा था ना कि मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसे एक्सपेंशन करेंगे, ये करेंगे, और अमेरिकी राजदूत कह रहा था कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, तो आज की तारीख में नेतन्याहू के दिन, अभी मैं, माफ कीजिएगा, अभी कुछ देर पहले मैं एक दूसरे चैनल पे था, तो साथी ने मुझसे सवाल पूछा कि ट्रंप को फंसवा करके नेतन्याहू चैन की नींद सो रहे। तो मेरा एक सटीक सा जवाब था एक लाइन का, मैंने कहा नेतन्याहू अब ताउम्र चैन की नींद तो सो नहीं सकते। जो खामनेई का बदला है वो तो ईरान किसी कीमत पर उनसे लेके छोड़ेगा, अब ले ले चाहे बाद में ले ले। खामनेई वाला जो अटैक है ना, वो ऐसे नहीं बख्शेंगे इसको। और आईआरजीसी तो अब बिल्कुल बेकाबू है, जैसा आपने कहा भाई, किसी के कमांडर को मार दोगे, किसी के सुप्रीम लीडर को मार दोगे, किसी की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दोगे आप, तो वो खाली बैठेंगे क्या? वेर विडाल सारा उनके पास है, विल पावर उनके पास है, डरते वो है नहीं, राष्ट्रवादी वो पक्के हैं। और एक चीज और उनको क्लियर है कि अमेरिका कह रहा है ईरान की भलाई के लिए कि तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा 100% जो साम्राज्यवादी सोच है उसके साथ वो धंधा करने जा रहे हो, ईरान को लूटने जा रहे हैं। तो अब हर ईरानी, जो ईरान के जो लोग खामनेई का विरोध भी करते थे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो सारे के सारे लाखों की संख्या में खामनेई की मौत पर शोक जता रहे थे सड़कों पर। ये है नेशनल करेक्टर, और ये नेशनल करेक्टर एक दिन में नहीं बनता। आपके यहां तो बहुत बढ़िया है, अपने हिंदू महासभा की 4 तिलक लगाए, गाली गलौज की, और अपने बढ़िया राष्ट्रवाद हो गया आपका। वहां पर आप देखिए किन परिस्थितियों के अंदर देश के लिए लोग लड़ रहे हैं। क्या सोचा था अमेरिका और इजराइल ने कि खामनेई को मार देंगे, सारी जनता सड़कों पे आ जाएगी और अपने किसी चेले को बिठा देंगे। हो गया उल्टा। खामनेई के मौत के बाद मैंने ऐसे क्लिप्स भी देखी है हेमंत भाई, जो खामनेई कह रहे हैं ना कि जो खामनेई के विरोध में लोग ईरान में थे, खामनेई के विरोध वाली महिलाओं ने कहा कि हम खामनेई का विरोध करते थे, खामनेई अब नहीं है, लेकिन हम अब चाहते हैं कि इस अमेरिका को दूर रख करके, और हम खामनेई का इसलिए विरोध कर रहे थे कि वो जो है वो एटम बम क्यों नहीं बनाया था, इतना डिले क्यों हो रहा था। वो अलग ही उनका, जो उनका नेशनलिज्म है वो अलग लेवल का है। वो खामनेई की इसलिए विरोध कर रहे थे, बहुत सारे जो मैंने सुनी क्लिप्स, कि इतना ये यूरेनियम एनरिचमेंट का काम इतना स्लो क्यों था, क्यों नहीं ऐलान कर दिया कि हमारे पास परमाणु बम, दुनिया में परमाणु बम क्यों नहीं बनाए। इसलिए खामनेई का विरोध करने के लिए कुछ लोग वहां पर, कुछ समूह थे। ये बड़ा, और मैं बताऊं आपको, ये जो खैबर सेकंड ये मिसाइल जो घुसी है, आप एक बात पर यकीन कर लीजिए, कहीं भी कोई मुल्क हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी सेम थॉट प्रोसेस वाले कम्युनिटी हो या क्षेत्र हो, अगर उनमें विभीषण नहीं है तो उनको कोई नहीं हरा पाएगा। ये अमेरिका, अमेरिका लोग कहते हैं ना कि अमेरिका की ये औकात वो औकात, अरे भाई एटम बम परमाणु हमला कर दोगे, विनाश कर दोगे, बात अलग है, वो ऐसे हराना मुश्किल है। ईरान इजराइल को नक्शे से मिटा देता अगर ये सऊदी अरब जैसे और कतर जैसे और यूएई जैसे, वो ये कतर यूएई सऊदी अरब कौन है, वो सेम कम्युनिटी है ना। लेकिन अगर वो ईरान के लिए गद्दारी नहीं करते या ईरान से वो मुखालफत नहीं करते, तो इजराइल, आप आज देख रहे हो ना, खैबर सेकंड घुस गया उसके दफ्तर में नेतन्याहू के। नेतन्याहू कितने मिनट सरवाइव कर पाता। आज अभी युद्ध के बीच में जो है आयतुल्ला अली खामनेई को निगोशिएट कर चुके हैं, मार चुके हैं ये लोग, उसके पूरी टॉप लीडरशिप को मार चुका है ईरान, इजराइल और अमेरिका। आज जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, ये इजराइल और अमेरिका का साथ छोड़ दें। आप अभी भी, ये मैं बहुत बड़ा मिडिल ईस्ट का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हम लोग दिन भर चर्चा करते हैं 10 लोगों से और पढ़ते हैं, 24 घंटा इजराइल के लिए काटना मुश्किल हो जाएगा अमेरिका जोर लगाने। नहीं नहीं आशीष भाई, आप समझ, फॉल्ट लाइन ही है भाई। अमेरिका जो इजराइल अमेरिका की बिगड़ैल औलाद है, बिगड़ैल। और अब जो इस एप्स्टीन वाले मामले में तो बाप बन गया है इजराइल। क्यों? ट्रंप के कारनामों के कारण। मिडिल ईस्ट का जो दोगला रोल रहा है कि अपने बाजुओं में दम नहीं लग मानते, अमेरिका के चरणों में पड़े हुए हैं, जो वो परिस्थिति है ना,
उसमें क्या है कि फिर अमेरिका को एक स्वाभाविक तौर पर अमेरिका का चेला वहां कौन है, नंबर 1 चेला है इजराइल। तो इजराइल की टर्म्स पे आपको काम करना पड़ेगा, इट्स वेरी सिंपल। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जरा ये खैबर मिसाइल के बारे में दर्शकों को बताना जरूरी है। मैं ये बैलिस्टिक फोटोग्राफ के मिसाइल साथ है। बता दूं, फोटोग्राफ हाँ के साथ, वही जी। बताने की कर रहा था, लाइव फोटो लाइव। ये ये बैलिस्टिक मिसाइल है आशीष भाई, और इसकी हम्म जो रेंज है वो हम्म 1450 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में है। हम्म। ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, और सॉलिड नहीं, फ्यूल मिसाइल। फोर्थ सर, एक मिनट हेमंत भाई, जी ये जो अभी जो है खैबर सेकंड की जो लेटेस्ट, मतलब इसमें अपग्रेड हुआ है, अब ये फोर्थ जनरेशन, फोर्थ, थर्ड थी, अब ये फोर्थ जनरेशन है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी बड़ी चुनौती है, और इजराइल जी। के पूरे इजराइल के किसी कोने तक जाने में सक्षम है। पूरे इसकी मिडिल जो ईस्ट के, गति है, पूरे मिडिल स्पीड, ईस्ट पूरा मिडिल ईस्ट इसकी रेंज में है। हाँ, 19,500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। और वातावरण के भीतर, वातावरण के बाहर मतलब जो है इन्वायरमेंट के बाहर जाकर के ये 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। और वातावरण के भीतर ये 9800 किलोमीटर, मतलब 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक 8 से ऊपर ये जो है इसकी गति है। ये मिसाइल MARV तकनीक से लैस है, मैन्यूवरेबल रीएंट्री व्हीकल, MARV तकनीकी, जिसका अर्थ होता है कि यह लक्ष्य की ओर बढ़ते समय हवा में अपनी दिशा बदल सकती है। दिशा लक्ष्य बदलने का लक्ष्य हाँ, जिग जैग नहीं, दिशा, लक्ष्य तो वही रहेगा, लेकिन अपना डायरेक्शन जिग जैग मूवमेंट करता है, मतलब सीधा न जाकर के जिग जैग मूवमेंट करता है। पिछली बार एक दो मिसाइल आई थी तो बहुत लोग भारत में कहते हैं नागिन मिसाइल, और अपने अपने हिसाब से नामकरण हम लोगों ने किया था नामकरण समारोह में। तो ये जिग जैग मूवमेंट इसका होता है। इस कारण इजराइल के आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग या अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड जैसे उन्नत सिस्टम के लिए भी इसे इंटरसेप्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। थार्ड, पैट्रियट, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, ये सब, यह ठोस इंजन सॉलिड फ्यूल पर चलती है, जिससे इसे केवल 15 मिनट से कम समय में लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। लॉन्चिंग के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, इसमें 15 मिनट से कम समय में ही इसको लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है, यह भी एक खूबी है, जिससे हमले के बाद दुश्मन के लिए जवाबी कार्रवाई करना मुश्किल होता है। मतलब मोबाइल, आपने मोबाइल प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च कर दिया, और लॉन्च करके मोबाइल प्लेटफॉर्म में मूव कर गया, जवाबी कार्रवाई जहां से लॉन्च हुआ, अगर जवाबी कार्रवाई वहां पर दुश्मन करने आएगा तो वहां पर इलाका वीरान है पहले से, वहां पर लॉन्चिंग पैड वो मूव कर गया, लॉन्च करके आगे बढ़ गया। इस पर 1500 किलोग्राम तक का उच्च विस्फोटक वॉरहेड ले पेलोड। जा सकती है मिसाइल। वॉरहेड जो है 1500 किलोग्राम, जो बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मचा सकती है। यह सैटेलाइट नेविगेशन और एक नए गाइडेंस सिस्टम का उपयोग करती है। सैटेलाइट नेविगेशन के साथ एक नया गाइडेंस सिस्टम, जिससे इसका निशाना चूकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। IRGC के मुताबिक इसका डिजाइन रडार की पकड़ में आने से बचने के लिए एरोडायनेमिक रूप से अनुकूलित किया गया है। ये नहीं बहुत इसका है। स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल है, बिल्कुल कोई कहने में शक नहीं है। एक्सो एटमोस्फियर, एंडो एटमोस्फियर, एटमोस्फियर के अंदर भी, एटमोस्फियर के बाहर भी, जब वातावरण से बाहर जाती है तो इसकी स्पीड आवाज से 16 गुना ज्यादा है, 16 हाँ, मैक। और जब 20,000 एटमोस्फियर में वापस आती है, हाँ, तो एग्जैक्टली वही जमीन पे आती है, अपने एटमोस्फियर में आती है तो 8 मैक की स्पीड है। 8 तो सुपरसोनिक छोड़ दीजिए, अब तो हाइपरसोनिक की बात कीजिए। कुल मिलाकर के इसका जो जिगजैग पाथ है, उसमें तो किसी भी रडार के लिए पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है इसको। और जो 1500 किलोमीटर, 1500 किलो का जो पेलोड हो गया इसके ऊपर, आप सोचिए कि अगर, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन कोई नहीं आई है, कितनी ही भारी बिल्डिंग हो, कैसी ही सुरक्षा हो, आपको क्या लगता है अगर 1500 किलोग्राम पेलोड के साथ ये मिसाइल लॉन्च की गई होगी तो नेतन्याहू के दफ्तर का क्या हाल हुआ होगा? उम्मीद कर रहे, कोशिश कर रहा हूं मैं भी लगातार कि कोई पिक्चर्स और वो चीज आ जाए लेटेस्ट। लेकिन आपको पता है इजराइल के अंदर जो पूरा का पूरा मीडिया है वो वेस्टर्न मीडिया है, और वो सरकार के कंप्लीट उस तरीके से है कि उनसे पूछे बिना और ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना युद्ध की खबर नहीं चलाएंगे। तो कोशिश है जैसे ही कुछ आएगा तो अपडेट भी करेंगे। लेकिन ये सिचुएशन जो है, मुझे लगता है आशीष भाई, कि जो लोगों ने सोचा था, जो ट्रंप ने सोचा था खासतौर पे, आज हमने वो उनका इंटरव्यू दिखाया था न्यूयॉर्क टाइम्स को पिछले शो में, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 से 5 हफ्ते में
बहुत बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है। आपको याद होगा जब दिन में हमने किया था, 4 से 5 हफ्ते लगेंगे। लेकिन अगर इस गति से मान लीजिए नेतन्याहू का दफ्तर टारगेट कर लिया है, तो मुझे लगता है ये लड़ाई जो है ना लंबी होने की बजाय, ये जो हम पहले कह रहे थे, कहीं कहीं इजराइल का सफाई की तरफ ना चली जाए। और अब एक दूसरी चीज ये भी चलने लगी है उसमें सब जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, कि अगर कहीं नेतन्याहू का जो कि ये है कि अटैक ये सक्सेसफुल होता है, तो इसका अगला स्टेप केवल और केवल ये है कि ईरान के ऊपर कहीं परमाणु बम ना मार दे इजराइल। उस स्थिति में भी चला गया है। और अगर परमाणु बम लगता है आशीष भाई, तो फिर मान करके चलिए थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति हो सकती है। पूरे की पूरी स्थितियां जो सोचा था उससे कहीं बाहर। जिस तरीके का अटैक आया है ईरान से, रिटेलिएशन आया है, और कहीं पर भी नहीं बख्शा है। जो भी इनके मिडल ईस्ट में वो है, हर जगह टारगेट करने की कोशिश की है। यहां तक ब्रिटेन का जो साइप्रस वाला जो बेस है उसको भी ठोक दिया, क्योंकि ब्रिटेन ने कहा था कि हम जाएंगे और हम हिसाब करेंगे, उसका हिसाब कर दिया पहले यार, इस पहले। तो जो रिटेलिएशन हो रहा है वो आपकी अपेक्षा से ज्यादा खतरनाक हो रहा है। और इस सूरत के अंदर अगर मान लीजिए, अभी तक चूंकि अगर ही है, खबर कंफर्म नहीं हुई है उधर से कि नेतन्याहू का क्या फेट है, वैसी स्थिति है। और अगर परमाणु की दिशा में चीज, क्योंकि आप ये देखिए, इसका ईरान के ऊपर आपने सब तरह के प्रेशर डाल रखे हैं, परमाणु आपके ठिकाने नष्ट कर दिए, फला कर दिया, ये कर दिया। और वो एनटीपीटी का सिग्नेटरी है, परमाणु प्रसार संधि का सिग्नेटरी है ईरान। उसने कहा कि हम परमाणु प्रसार वो में रहेंगे। इजराइल ने ना तो आज तक साइन किया ना कुछ किया, उसके पास परमाणु बम है, कोई नहीं पूछता उसको। वो स्थिति भी तो है ना कि वो तो ओपनली सारी, और यही उसकी बदमाशी का मेन कारण है पूरे मिडल ईस्ट को। इजराइल को आप एक लाइन में समझ लीजिए कि एक एनजीओ दुनिया में बहुत चर्चित है, बिना रजिस्ट्रेशन वाला, वो ऐसे ही है। हाँ टोटल टोटल हाँ, बही खाता नहीं है कहीं भी, ना बही न खाता ना बही, जो हम कहें वही सही, वही वाला है एनजीओ। उसी उसी तर्ज पे चलता भी है। कौन किसके तर्ज पे चलता है ये तो जो है अलग विषय है। लेकिन मैं और आपको 3 तस्वीरें दिखा दूं। और साइप्रस की जो बात कही हेमंत जी ने, साइप्रस के एयरबेस का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी ब्रिटेन ने, अमेरिका को परमिशन दी कि अब इसका इस्तेमाल करो, और उसी मारा दंड से तबाह कर दिया। लो परमिशन, अब दो परमिशन तो। चलिए और दिखा दीजिए, 2-3 विजुअल्स हैं जो ताजा अपडेट में इसी समय चल जाएंगे तो बेहतर है, वो भी चला दीजिए, फिर इजाजत दीजिए हमें। ये जो अरामको का एक और कई विजुअल्स आ रहे हैं, ये लेटेस्ट विजुअल आया है, सायरन जिसमें बज रहा है, ये लेटेस्ट विजुअल है। देखिए बंद तो कर दिया गया अरामको को, लेकिन स्थिति देखिए वहां की क्या है, कितनी भयावह स्थिति है। अगला अगला चलाइए, अगला विजुअल। ये विजुअल देखिएगा, ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई के रास अल खैमाह पर अटैक किया है। ये भी रिफाइनरी है, रिफाइनरी टारगेट पर है। आप वहां अरामको देखे थे, ये यूएई का संयुक्त अरब अमीरात का, जहां मोदी जी भाई जहां पे हालचाल लिए थे मोदी जी, वहां का है रास अल खैमा। यहाँ पर डायरेक्ट रिफाइनरी पर अटैक किया है, रास अल खैमा पर। और ये रिफाइनरी अब कई हिस्से में इसके काम बंद हो चुका है। देखिए आप सामने तस्वीर देख के समझ सकते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें यह है कि 4 बजे का अपडेट, कि इसमें कई हिस्सों में रिफाइनरी का काम, मतलब रिफाइनरी कई हिस्से बंद हो चुके हैं। अब कई हिस्से या संपूर्ण रिफाइनरी बंद हो चुकी है, तो अब 2 रिफाइनरी आप गिन लीजिए, एक यूएई की रिफाइनरी हो गई और एक अरामको नंबर 1 रिफाइनरी थी। अगले पर आइए, अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए। ये दुबई, ये देखिए, चलिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई। अभी फिर जो अपडेट्स होंगे हम लेकर के आएंगे आप तक, क्योंकि आज हमने भी तय किया है कि वीडियो जहां तक खबर होगी, वीडियो होंगे उस वहीं पर रोक देंगे, उसके बाद हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं आगे बढ़ाएंगे, ताकि ज्यादा वीडियो, ज्यादा अपडेट्स हम लेकर के आ पाए। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।